Okay, now starting today's lecture. So last time we were discussing about different types of elements which is present in the periodic table on the basis of electronic configuration. तो वहाँ पर हमने देखा था कि बेसिकली पीरियोडिक टेबल को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था. First one was the representative elements and next one was the transition elements. Representative elements में एक और इन्होंने कैटेगरी बनाई थी जो कि आपके पास नोबल गैसेस की होती है. और उनको अलग कैटेगरी में क्यों रखा था? क्योंकि आपको पता है कि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल होती हैं और वो इनएक्टिव मेटल्स होते हैं, सॉरी इनएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं. So first one is the noble gases. It is also known as zero group. Why we called as a zero group? Because their valency is zero. Why their valency is zero? क्योंकि इनका octet complete होता है. And you know very well octet क्या होता है कि अगर किसी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो वो आपके पास स्टेबल होता है. तो नोबल गैसेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम जो है आपके पास वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है. ये रीज़न मैंने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था कि अगर डुप्लेट रूल कोई भी एलिमेंट फॉलो कर रहा है तो वो डुप्लेट रूल फॉलो क्यों करता है? क्योंकि उसके जो वैलेंस शेल होता है वो के शेल होता है और के शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है. तो इसलिए जब उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया लाइक हाइड्रोजन atomic number is 1 and it is present in K shell. तो जब K shell में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करता है. In a similar way, helium is also having 2 electrons, so it will also follow duplet rule, while the other elements of the S block and the P block will follow octet rule. And what is octet rule? अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या कहलाते हैं? ऑक्टेट रूल कहलाते हैं. दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता इन गैसेस का. up to some extent chemically unreacted and diamagnetic gases. Chemically unreactive क्यों होंगे? Because their octet is complete and they are not requiring any type of electrons. बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ना इनको इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है. And what is diamagnetic gases? Diamagnetic terms come for the elements which is having paired electrons. किसी भी एलिमेंट के पास अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नोन एज डायामैग्नेटिक. इट मीन्स दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन है वो डिपेंड करती है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है. तो हर वो एलिमेंट जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो आपके पास कंप्लीट नहीं करेंगे, वो जो है कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को. सो दे आर डायमैग्नेटिक गैसेस क्योंकि इनके जो शेल है वो कंप्लीट है. इट मीन्स उनके तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. दे आर स्टेबल. वाई दे आर स्टेबल? क्योंकि ऑब्वियसली इनका ऑक्टेट जब कंप्लीट है तो इन्हें रिक्वायर्ड ही नहीं है कि किसी से भी रिएक्शन करें इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी. तो ये ऑलरेडी स्टेबल होता है. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np6 होती है. तो अगर यहाँ पे भी आप देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. इसी तरह ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपको पता है पी एक्स में गया होगा, दूसरा पी वाई में, तीसरा पी जेड में, फिर फोर्थ वन पी एक्स में आएगा, फिफ्थ वन पी वाई में आएगा. इस तरह जो आपके 6 वन होगा वो कहाँ जाएगा? पी जेड में जाएगा. तो इनके भी तमाम ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं और पियर्ड होते हैं जो कि यहाँ मैंने बात बताई है, इसलिए डायमैग्नेटिक गैसेस होते हैं एक्सेप्ट हीलियम विच इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2.
लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज द शेल नंबर और व्हाट इज द पीरियड। इट मे बी 1 to 7, क्योंकि अभी तक जो रिसर्च हुई है वो 7 पीरियड तक हुई है, 7 से आगे नहीं हुई है। अगर 7 से आगे होगी तो वो नंबर फिर यहाँ पर आ जाएगा। Okay, now types of element on the basis of electronic configuration having further category, which is representative elements. And last time we were discussing that why we call as a representative elements, because their property can be determined by seeing their group number. और इसको हम दूसरा नाम इसका क्या है, टिपिकल एलिमेंट्स। तो आपके पास अगर टिपिकल एलिमेंट आए या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आए तो आपके फौरन माइंड में आना चाहिए कि ये कौन सा एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट। इट मींस इनकी प्रॉपर्टी इनका ग्रुप नंबर देख के ही बताई जा सकती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि अगर ग्रुप 1A है, इट मींस दे आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो इसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या दूसरी चॉइस इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। तो ये प्रिफर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दूं सोडियम की, sodium is 11. So when you will write the electronic configuration, it will be 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे वैलेंस शेल क्या था, 3s1. It required how many electron? 7 electrons. So it is difficult to gain 7 electron. So what it will do? It will lose this electron. So when this electron is lost, what will happen? This shell will be eliminated and the valence shell will be this one. And it is also having how many electron? 2 plus 6, it will be 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑलरेडी ऑक्टेट रूल के फॉलो कर रहा होगा। इस तरह जो है यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है या गेन करना है। तो अगर 2A है तो 2A भी क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता है, तो वो क्या प्रेफर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करता है। इस तरह जो 3 है वो भी 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो ये किस तरह कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पसंद कर रहे हैं। While if I am talking about the group 4A, so 4A having a both possibilities, either it will lose electron or gain electron, or it can also shared electron. तो ये भी हमें कौन बता रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पता चल रहा है कि अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, अगर 4A ग्रुप का है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, तो उसके पास दोनों चॉइस है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके, गेन कर सके, या वो शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन्स की। इससे पता चला कि वो आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि वो बॉन्डिंग किससे बना रहा है। नॉर्मली कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही कर रहा होता है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर रहा होता। तो आपको यहाँ पे भी ये बात क्लियर हो जाएगी। इसी तरह 5A का कोई एलिमेंट है, लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ किसकी, नाइट्रोजन की। सो नाइट्रोजन के पास आपके पास 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p3। तो 2p3 का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है, 7 एटॉमिक नंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मींस ऑक्टेट रूल कंप्लीट, ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर आप खुद देखें तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देता या 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता। तो 5 इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है तो उसको डिफिकल्ट होगी 5 टाइम्स इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तो उससे बेहतर ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन्स देख के ही पता कर सकते हैं क्वांटिटी किसकी ज्यादा है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी ये वो वाला काम नहीं करेगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी ये वो वाला काम कर लेगा। तो ये आपको कौन बता रहा है, ये ग्रुप नंबर बता रहा है। जैसे 5 नाइट्रोजन किस ग्रुप में था, 5A में था,
इट मीन्स इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है.